नमस्कार। जरा सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश को चलाना कैसा होगा। करोड़ों लोगों के भविष्य की प्लानिंग कैसे की जाती होगी। ये सिर्फ कोई सालाना बजट की बात नहीं है, बल्कि दशकों के लंबे रोड मैप की है। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी को समझेंगे, एक ऐसा सफर जो उम्मीदों, संकटों और जबरदस्त बदलावों से भरा हुआ है। तो आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। 1 अरब लोगों की इकोनॉमी को अगले 50 साल या उससे ज़्यादा के लिए सही दिशा कैसे दी जाए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। इसके लिए एक मजबूत नज़रिए और एक बहुत ही सटीक योजना की ज़रूरत थी। तो ये सफ़र, जैसा कि सोचा जा सकता है, बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत को बहुत जल्दी ही कुछ ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा जिनकी उम्मीद नहीं थी, और इन संकटों ने उसे अपनी योजनाओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और जानते हैं, इसी संकट के दौर से कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव का जन्म हुआ। प्लानिंग शुरू तो हुई, लेकिन बहुत जल्द ही उस पर एक बड़ा ब्रेक लग गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और फिर ठीक अगले साल 1966 में भयंकर सूखे ने देश की आर्थिक कमर ही तोड़ दी। नतीजा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसे रोकना पड़ा और उसकी जगह 1966 से 69 के बीच 3 अलग-अलग सालाना योजनाएं लाई गईं, जिन्हें इतिहास में प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जाहिर है, बड़े बड़े डेवलपमेंट के जो लक्ष्य थे वो तो पीछे छूट ही गए। देश का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, किसी भी तरह इस संकट से बचना है और आत्मनिर्भर बनना है, खासकर अनाज के मामले में। और इसी जरूरत से, इसी संकट से जन्म हुआ हरित क्रांति का, यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय कृषि में एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्रांति का दौर था, जिसका एक ही मकसद था, देश को खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनाना। तो सवाल ये है कि ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले ज्यादा उपज देने वाले यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज लाए गए। फिर पूरा फोकस गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी मुख्य फसलों पर किया गया। नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत को अनाज के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। तो जब देश ने खाने के संकट पर, मतलब फूड क्राइसिस पर काबू पा लिया, तब जाके प्लानिंग का फोकस बदला। अब देश को बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया देश के नागरिकों को गरीबी से निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। फिर आया चौथा प्लान 1969 से 74 के बीच, और इस दौरान एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने खेल ही बदल दिया। सरकार ने देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब बैंकिंग और लोन पर सरकार का कंट्रोल होगा, ताकि विकास की योजनाओं के लिए पैसा सही जगह पर पहुंचाया जा सके। और इसी दौर में आया वो नारा जिसने देश की राजनीति और इकोनॉमी दोनों की दिशा तय कर दी, गरीबी हटाओ। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 78 तक चली, उसका केंद्रीय मंत्र बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी पंचवर्षीय योजना ने सीधे सीधे गरीबी मिटाने और आत्मनिर्भरता को अपना मेन टारगेट बनाया था। मतलब अब विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े बांध या कारखाने बनाना नहीं था, बल्कि आम आदमी की गरीबी दूर करना भी था। लेकिन जैसे ही ऐसा लगा कि चीजें पटरी पर आ रही हैं, देश में एक राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया, और इसने आर्थिक योजना की स्थिरता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि 1978 में सरकार बदली और नई जनता पार्टी सरकार ने ये 5 साल वाले फिक्स्ड प्लान के आइडिया को ही कह सकते हैं खारिज कर दिया। उन्होंने रोलिंग प्लान की शुरुआत की। इसका मतलब ये था कि अब हर साल लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी और परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें बदला जाएगा। ये पारंपरिक प्लानिंग से एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। पर ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा लंबा नहीं चला। 1980 में फिर सरकार बदली और कांग्रेस ने वापस पारंपरिक पंचवर्षीय योजना का मॉडल लागू कर दिया। ये दिखाता है कि उस दौर में राजनीतिक बदलावों का देश की आर्थिक दिशा पर कितना सीधा और कितना जल्दी असर पड़ रहा था। अब इसके बाद भारत की आर्थिक कहानी में वो मोड़ आने वाला था जो शायद सबसे बड़ा था, एक ऐसा संकट जिसने देश को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। तो 1991 का जो आर्थिक संकट था, उसकी जड़ में सबसे पहली चीज थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। केंद्र में सरकारें लगातार बदल रही थीं, जिसकी वजह से कोई भी मजबूत और दूर तक सोचने वाला आर्थिक फैसला नहीं लिया जा पा रहा था।
इसका असर ये हुआ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम बाहर से जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल इंपोर्ट कर सकें। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत कह सकते हैं दिवालिया होने की कगार पर था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से कुछ बहुत बड़ा और हिम्मत भरा कदम उठाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। और इसी मोड़ पर वो साहसिक कदम उठाया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये प्लान 1992 से 97 तक चला और इसी योजना के तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों की शुरुआत हुई। इस एक कदम ने भारत की आर्थिक दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और इस नई आर्थिक दिशा के साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता भी बदल गई। अब फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि रोजगार, शिक्षा और पब्लिक हेल्थ को ही विकास का असली इंजन माना जाना था। अब पैसा सिर्फ कारखानों में नहीं बल्कि देश के लोगों पर लगाया जाना था। तो उदारीकरण के बाद का जो दौर था, उसमें भारत की योजनाओं के लक्ष्य भी जाहिर बदल गए। अब बात सिर्फ विकास की नहीं थी, बल्कि एक नए भारत के लिए योजना बनाने की थी, जिसके मायने भी अब नए हो चुके थे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि फोकस कैसे बदला। 9वीं योजना में सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात हुई। 10वीं योजना का लक्ष्य और भी साफ था, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। और फिर 11वीं और 12वीं योजनाओं तक आते आते समावेशी और सतत विकास यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे नए शब्द और नए विचार योजना का केंद्र बन गए। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। सरकारी कंट्रोल से बाजार पर आधारित इकोनॉमी की तरफ, सिर्फ खाद्य सुरक्षा से मानव विकास की तरफ और गरीबी हटाने से एक ऐसे विकास की तरफ जो समावेशी भी हो और सतत भी। हर योजना अपने समय की चुनौतियों और सोच का एक आईना थी। और फिर 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ये पूरा दौर खत्म हो गया। तो आज सवाल ये उठता है कि अब भारत का नया आर्थिक कंपास क्या है? वो कौन सी योजनाएं हैं जो देश को आने वाले दशकों में दिशा दिखाएंगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।